नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 23 जुलाई 2020 का द हिंदू समाचार पत्र। उससे पहले चलते हैं कल के प्रश्नों की तरफ। तो कल का सबसे पहला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन उत्पादन के लिए भारत की कौन सी कंपनी ने करार किया है उससे। तो अभी जो है भारत की जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इसने ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की उत्पादन के लिए करार किया है। ये 1 बिलियन से ज़्यादा वैक्सीन बनाएगी। तो ये बी ऑप्शन सही जाता है। साक्तेंग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ये आपका भूटान में स्थित है, जिसके पर चाइना अपना क्लेम कर रहा है। तो ये साक्तेंग वन्य जीव अभ्यारण्य भूटान में स्थित है। आप देख ले, डी ऑप्शन सही जाता है। अगला प्रश्न, मानव दर्पण पोर्टल के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? इसे मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को डिप्रेशन जैसी समस्याओं से बचाना है, बिल्कुल सही है। इसके अंदर एक मोबाइल नंबर लॉन्च किया गया है, जिस पर कॉल कर सकते हैं यदि ऐसी समस्याएं कोई उभरती है तो। सी ऑप्शन सही रहता है। अब हम चलते हैं आज के समाचार पत्र की तरफ। समाचार पत्र के पहले सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट विल हियर टुडे राजस्थान स्पीकर्स प्ली अगेंस्ट हाई कोर्ट ऑर्डर। तो राजस्थान हाई कोर्ट ने निर्देश दे दिया है कि जो सचिन पायलट और उनके समस्त साथियों को जो नोटिस जारी किए गए डिस्क्वालिफिकेशन के लिए स्पीकर द्वारा, तो उसके आदेश को रोक दिया गया है राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा, जिसके खिलाफ अब स्पीकर जो है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट आज उस पर निर्णय लेगी। तो इससे पहले भी जो किहोतो होलोहान केस 1992 में हुआ था, तो उसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी न्यायालय तब तक उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है कि जब तक दल बदल कानून के संबंध में स्पष्ट निर्णय स्पीकर ना ले। यानी कि निर्णय स्पीकर ना ले का मतलब ये हुआ कि किसी सदस्य की सदस्यता जब तक रद्द नहीं कर देता है, तब तक उसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी जुडिशियल बॉडीज हैं, ये रोल में नहीं आती हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि अभी जो है स्टे लगाने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि अभी किहोतो होलोहान केस में आप ही ने ऐसा बोला था। तो ये हमने देखा दल बदल कानून के संबंध में। अगली न्यूज़ है, ई कॉमर्स साइट्स मस्ट स्टेट कंट्री ऑफ ओरिजिन। तो जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं उनको अब आवश्यक हो गया है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन जो भी कंपनियां हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था, उनको आवश्यक हो गया है कि वो जो भी प्रोडक्ट बेच रही हैं उस प्रोडक्ट के नीचे लिखेंगे ये प्रोडक्ट कहाँ से बना हुआ है। तो इससे क्या होगा, जो कस्टमर्स होंगे वो विलफुल डिसीजन ले पाएंगे। अगर मान लीजिए कोई है चाइना का सामान नहीं लेना चाहता है, तो उसे पता होना चाहिए कि सामान चाइना का है। तो ये लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 के अंतर्गत ये प्रावधान है, और इसको इन्फोर्स कराने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट को होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसमें पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। तो ये चीज़ बता रहे हैं, क्योंकि इससे पहले देखिए एक प्ली भी फाइल की गई थी एक एडवोकेट हमेश शुक्ला, जिन्होंने कहा था कि उसमें कि ये ई कॉमर्स कंपनियों पर कंट्री ऑफ ओरिजिन रूल फॉलो किया जाए, इससे देश को नुकसान हो रहा है। अगली न्यूज़ है, इंडिया चाइना नॉट टू यूज़ यूएवीज एट फ्रिक्शन पॉइंट। तो जो भी गतिरोध का बिंदु है इंडिया चाइना सीमा पहले सी पर, जिस पे काफ़ी दिन से जो है डिसंगेजमेंट का भी प्रयास चल रहा है, तो करार के अंतर्गत ये हुआ कि इन पूरी जगहों पर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स नहीं यूज होंगे। यानी ड्रोन वगैरह जो यूज होते थे सर्विलांस के लिए, ये सब नहीं यूज होंगे। इससे क्या होता है, सख्त सवाल उत्पन्न होते हैं, जिससे दूरियाँ और बढ़ती हैं। तो ये हमने देखा इसके संबंध में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पंजाब लॉ प्लेज मिनिमल रोल इन स्पाइकिंग दिल्लीज पॉल्यूशन स्टडी। तो एक अध्ययन किया गया, उसमें पता लगाया गया जो पंजाब का कानून है, कौन सा कानून, अभी हम बात करेंगे, पूरी न्यूज़ को देखते हैं। तो जैसे दिल्ली में काफ़ी प्रदूषण होता है, गर्मियों के समय में और भी प्रदूषण बढ़ जाता है। तो इसका कारण ये भी बताया जाता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो है बताया जाता है कि जो क्रॉप बर्निंग होती है, जो पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों में जो फसल को जला दिया जाता है खेतों में ही, मतलब फसल को काटने के बाद जो शेष बचा कूड़ा कचरा होता है, रिमेन्स होता है, उसको जला दिया जाता है। इसकी वजह से ही लगभग दिल्ली में 40% तक प्रदूषण होता है। तो अभी एक अध्ययन हुआ, तो उसमें ये भी हुआ था। फिर उसके बाद एक पंजाब में कानून आया था 2009 में, पंजाब वाटर पॉलिसी 2009 की जो थी, उसमें क्या था कि पंजाब के किसान पहले ही जो है बरसात के पहले ही धान लगाना शुरू कर देते थे। इससे क्या होता था कि वहाँ का जो वाटर लेवल बहुत ज़्यादा नीचे हो जा रहा था, क्योंकि वो पानी ट्यूबवेल की मदद से खींचते थे। जिसके बाद 2009 में वाटर पॉलिसी आई, उनको कहा गया कि भाई आप 10 दिन बाद से लगाना शुरू करेंगे। इसका मतलब क्या था कि जब बरसात आ जाएगी तब आप धान लगाना शुरू कीजिए, तो आपको प्राकृतिक पानी, बरसात का पानी उपलब्ध रहेगा। इससे जो ग्राउंड वाटर को कम से कम निकालेंगे, ताकि जलस्तर पंजाब में नीचे ना हो। और अभी भी आपको पता हो कि जलस्तर पंजाब में बहुत ही नीचे 70-80 मीटर नीचे चला जा चुका है। तो ये एक सूखा, एक रेगिस्तान में होने की भी संभावना है, इसलिए ऐसा पंजाब में किया गया था। तो इससे क्या हुआ कि जो फसल, जो धान की बुआई है वो 10 दिन बाद करने को कह दी गई। तो इससे जो धान तैयार होता है वो भी लेट तैयार होता है, और फिर जब धान लेट तैयार होगा और उसके बाद जो अगला गेहूँ की सीज़न होगी, गेहूँ बुआई और धान को
कटाई में बहुत कम समय बचता है। जब कम समय बचता है तो जो भी पुआल होता है वो किसान अक्सर खेतों में ही जला देते थे। इसकी वजह से काफ़ी प्रदूषण होता था दिल्ली जो है जैसे शहरों में। तो इस पर काफ़ी स्टडी हुई। तो अभी एक स्टडी हुई तो ये बताया कि जो है इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। हम एक चीज़ और देखेंगे, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि 2024 तक प्रदूषण के स्तर में 20 से 30% कम कर दिया जाएगा। 2017 में जितना प्रदूषण था उससे 20 से 30% तक कम कर दिया जाएगा 2024 तक। ये स्कीम 2019 में लॉन्च की गई और ये 102 शहरों में लॉन्च की गई। ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ये भी इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है, आप संभावना कर सकते हैं ऐसे प्रश्न की। अगली न्यूज़ आर्टिकल है, ये सब आपकी लोकल न्यूज़ है। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ आर्टिकल है एनजीटी क्वेश्चंस मिनिस्ट्री ऑयल एंड ड्रिलिंग इन नेशनल पार्क। तो जैसे कि असम के बागजन क्षेत्र में ऑयल इंडिया लिमिटेड का जो एक गैस का कुआं था उसमें आग लग गई थी। तो उसके बाद अब जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है उसने प्रश्न चिन्ह उठाया है कि कैसे इसको अलाउ कर दिया गया भाई कि ऑयल इंडिया लिमिटेड को दिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान है, किसी राष्ट्रीय उद्यान जो पर्यावरण के लिए इतना महत्वपूर्ण है, उसमें गैस का कुआं स्टेब्लिश करने को कैसे अलाउ कर दिया गया। तो उसके जवाब में बताया गया कि जो ये किस टेक्नोलॉजी पर ड्रिल किया जा रहा है, एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी पे। ये क्या होता है, जैसे ये जो कुआं है ये उसके बाहर है, यानी कि उद्यान के अंदर नहीं है, बाहर है, लेकिन अंदर खोदने के बाद अंदर पृथ्वी के अंदर अंदर ही हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की गई जिसके माध्यम से गैस निकाला गया है। तो ये हमने देखा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, इन 3 चीज़ों को इस न्यूज़ आर्टिकल में हमने देखा। अगली न्यूज़ आर्टिकल है साल्ट लविंग बैक्टीरिया टर्न्ड लूनार लेक पिंक, एक रिपोर्ट। तो एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये पता लगाया गया, जैसे आप महाराष्ट्र में एक लोनार झील है, ये आपका क्रेटर झील है। क्रेटर झील क्या होता है, जो एक गड्ढा होता है, गड्ढे में जब पानी भर जाए, बड़ा गड्ढा किसी गंभीर प्रभाव से, तो ये गड्ढा कैसे बना है, पृथ्वी अंतरिक्ष से एक भारी पिंड गिरने से, उल्का पिंड गिरने से बहुत हज़ारों साल पहले एक बड़ा सा गड्ढा हो गया था, उसमें ही पानी जो जमा हो गया है, इसी को लोनार लेक कहते हैं। ये एक जियो हेरिटेज साइट है, यानी कि विश्व विरासत स्थल जैसे होता है उसी प्रकार ये भूमि का एक रूप है जो बहुत हमारा विरासत स्थल है, तो इसे जियो हेरिटेज साइट के रूप में भी डिक्लेयर किया गया है। तो अभी क्या हुआ है, इस लोनार लेक का पानी लगभग गुलाबी या लाल कह लीजिए आप, इस कलर का हो गया है। क्यों हुआ है, तो उसका अभी स्टडी हुई, एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि इसमें साल्ट लविंग माइक्रोब्स पाए गए हैं जिसका नाम हैलो आर्किया है। हैलो आर्किया माइक्रोब्स जो होता है ये आपका एक रेड पिगमेंट छोड़ता है, पिंक पिगमेंट छोड़ता है, इसकी वजह से इसका पानी के ऊपर एक गुलाबी परत चढ़ गई है, इस वजह से लोनार झील का पानी गुलाबी हो गया है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट आ सकता है, प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि गुलाबी पानी वाली झील कौन सी है, लोनार झील है। क्या ये जियो हेरिटेज साइट है, बिल्कुल हाँ है। कहाँ पर ये स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऐसे 3 क्वेश्चन इससे स्वयं ही जन्म ले लेते हैं, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हम अपनी अगली न्यूज़ आर्टिकल की तरफ चलेंगे। अगला न्यूज़ आर्टिकल आपका है ईडी लॉन्चेज प्रोब इनटू गोल्ड स्मगलिंग केस। तो केरला के तिरुवनंतपुरम में 30 किलोग्राम गोल्ड सीज किया गया था, जिसके बाद जो भी लोग उसमें संलिप्त थे उनको पाया गया कि संभावना ये थी कि ये इससे पहले भी 250 किलोग्राम तक गोल्ड सीज कर चुके हैं। ये लोग जो यूएई का कंसुलेट ऑफिस था वहाँ के कुछ अधिकारियों कुछ कर्मचारियों के साथ मिले जुले थे, जिससे वायु विमान से जो वंदे भारत की फ़्लाइट्स आती थी वहाँ से उसके माध्यम से यूएई से गोल्ड को केरला लाते थे, यहाँ पे स्मगलिंग करते थे। तो अभी इनको पकड़ लिया गया, एनआईए द्वारा जांच चल रही है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है विल डिस्कस ऑल डिस्प्यूटेड एरियाज विद चाइना। तो भूटान ने कहा है कि जैसे ही हम समय पाते हैं जो अगली चौथी जो है भूटान चाइना मीटिंग होगी उस पर हम जो भी सब विवादित क्षेत्र हैं उस पर चाइना से बात करेंगे। तो क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं, हमने देखा था कल भी न्यूज़ में कि चाइना अनकन्वेंशनल जगहों पे, नई नई जगहों पे भूटान पे बता रहा है कि हमारा क्लेम है, ये भूटान पर दबाव डालना चाहता है। तो इसके अंतर्गत ही इसने साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है चाइना जो भूटान में स्थित है, चाइना बोल रहा है ये हमारा है, और जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी से इसको फंड मिलता है उस फंड को भी रोकने का प्रयास किया, लेकिन अभी उस जो है फंड को नहीं रोका जा सका क्योंकि भारत ने भूटान का पक्ष लिया था। तो अभी भूटान ने कहा है कि जैसे ये पैंडेमिक ख़त्म होता है और जब से ही अगली मीटिंग जो है रखी जाएगी हमारी, तो हम उस पर सारी बातें इस सब चीज़ों को करेंगे। आपको ये भी बता दें कि जो है चाइना ने भूटान को स्वैप प्रपोजल भी दिया था। स्वैप प्रपोजल के अंतर्गत ये था कि चाइना
कुछ ज़मीन भूटान को देगा, उसके बदले डोकलाम जैसे जगह भूटान चाइना को दे दे। तो ये हालांकि इससे भूटान को तो फ़ायदा होता क्योंकि चाइना उसको ज़्यादा ज़मीन दे रहा था तुलना में, लेकिन जो है इंडिया को काफ़ी नुकसान होता है क्योंकि ये स्ट्रेटजिक पॉइंट जो चिकन नेक कॉरिडोर हमने कल भी डिस्कस किया था, जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, जो हमारे मुख्य भारत को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कनेक्ट करता है, उसके पास ही चाइना की उपस्थिति हो जाती है, जो भारत के लिए कतई सुरक्षित नहीं थी। तो इसलिए भारत को हित को ध्यान रखते हुए भूटान ने पहले मना कर दिया था। 66% ऑफ प्राइवेट स्कूल्स यूजिंग व्हाट्सएप सर्वे। तो एक सर्वे किया गया है जिसमें बताया गया है कि लगभग 66% जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो व्हाट्सएप को यूज़ कर रहे हैं बच्चों से कनेक्ट रखने में, उनको मतलब जैसे होमवर्क वगैरह व्हाट्सएप के माध्यम से भेज रहे हैं। लगभग 80% जो टीचर्स हैं उनको मार्च से अभी तक वेतन नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या समस्याएं हैं, इन सब चीज़ों को इसमें बाकायदे बताया गया है। अगली न्यूज़ आर्टिकल है फिस्कल पुश आफ्टर वैक्सीन सीईए। तो जो हमारे कंट्री के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, इनका नाम है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। तो ये स्वयं ही एक प्रश्न बन सकता है, हमारे कंट्री के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम हैं। तो इन्होंने बताया है कि जो भी हम वित्तीय सहायता इकोनॉमी की देंगे तो ये इसके लिए सबसे उचित समय क्या होगा, जब पैंडमिक ये ठीक हो जाए या फिर वैक्सीन आ जाए। तो जब वैक्सीन आ जाएगी तो क्यों वो समय सबसे अच्छा होगा? जब वैक्सीन आ जाएगी तो लोग जो है उनको डर ख़त्म हो जाएगा इस कोरोना पैंडमिक से, तो वो एसेंशियल कमोडिटीज़ के अलावा अन्य वस्तुएं भी बेझिझक रूप से खरीदना प्रारंभ करेंगे। तभी असली डिमांड उत्पन्न होगी इकोनॉमी में, और वही सबसे अच्छा समय होगा इकोनॉमी को हेल्प करने का, उसमें फिस्कल पुश देने का। ये इन्होंने बताया है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने। 24% राज्यसभा मेंबर्स फेस क्रिमिनल केसेस। तो एक एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एक जो है एनजीओ है जिसने एक सर्वे किया है। इसने बताया है कि जितने भी राज्यसभा के सदस्य हैं उनमें से 24% ऐसे हैं जिन पे गंभीर रूप से क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं, और लगभग 89% ऐसे जो राज्यसभा मेंबर्स हैं जिनकी जो एसेट्स हैं, जिनकी संपत्तियां हैं 1 करोड़ से ज़्यादा है। तो ये एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का जो ये आंकड़े हैं, ये आप अपने आंसर्स में भी इसको कोट कर सकते हैं, और ये भी ध्यान सकते हैं एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स से भी संबंधित प्रश्न आ सकता है। इसको आप एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं, कैसे लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है, हर चीज़ को जो है ये अच्छे डाटा अवेलेबल कराता है लोकसभा के बारे में, और उसके बारे में लोकतंत्र के संबंधी जानकारियों को उपलब्ध कराता है। अगली न्यूज है 3.18 लाख न्यू सब्सक्राइबर्स इनमें EPFO। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है EPFO, इसने कहा है कि 3.18 लाख नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं। इसका संकेत क्या होता है कि हालांकि भले हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है इस कोरोना पैंडेमिक के लिए, इसके बावजूद भी 3.18 लाख लोग और औपचारिक जो है व्यवस्था में जो है रोजगार पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि स्थितियां ठीक हो रही हैं, पहले से इकोनॉमिक स्टेटस हमारा ठीक हो रहा है पैंडेमिक के प्रभाव के बावजूद भी। अगली न्यूज आर्टिकल है अफगान गुड्स अराइव वाया अटारी वाघा। तो अटारी वाघा बॉर्डर के जो पंजाब के अमृतसर में स्थित है, उसके माध्यम से अफगान के सामान भारत में आ रहे हैं। तो ऐसा कैसे संभव हुआ है? पाकिस्तान से होते हुए कैसे अफगान के सामान आ जा रहे हैं? तो पाकिस्तान अफगान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, जिसके अंतर्गत पाकिस्तान ने अलाउ किया कि अफगानिस्तान अपना सामान भारत के लिए निर्यात कर सकता है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना है, इसके बदले में भारत अफगानिस्तान को नहीं, मतलब भारत की जो ट्रकें होंगी वो पाकिस्तान नहीं जाने देगा अपने यहाँ से, हालांकि अफगानिस्तान की जो ट्रकें होंगी भारत को आएंगी उनको आने देगा। तो एक तरफा अलाउ किया है पाकिस्तान ने। ये पाकिस्तान अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट था। इसके माध्यम से जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं जो यहाँ पे उत्पादन काफ़ी होते हैं अफगानिस्तान में, वो इंडिया को बेच सकेगा। ये बात बताई गई इस न्यूज़ आर्टिकल में। अगली इंटरनेशनल न्यूज़ आर्टिकल को हम देखेंगे। US ऑर्डर्स चाइना टू क्लोज टेक्सास कंसुलेट बीजिंग में रिटेलिएट। तो USA ने जो चाइना का जो कंसुलेट है, यानी कि चाइना का जो राजनयिक भवन है अमेरिका में टेक्सास में जो स्थित है, उसको बंद करने का आदेश दे दिया है। जैसे आप जान रहे हैं कि USA और चाइना के बीच में टेंशंस काफ़ी ज़्यादा हैं। संभावना ये भी जताई जा रही है कि हो सकता है चाइना भी इसको प्रत्युत्तर दे, यानी कि जो USA का कंसुलेट चाइना में होगा उसको भी बंद कर सकता है। अगली न्यूज़ आर्टिकल है इमरान रेजेस कश्मीर इशू इन फ़ोन कॉल विद शेख हसीना। तो शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, उनसे इमरान खान जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बात किया और कश्मीर मुद्दे पर अपनी चिंता जाहिर की, ये बात बताई गई इसमें।
अगली न्यूज आर्टिकल, इंडियन ओरिजिन नर्स इन सिंगापुर गेट्स अवार्ड। तो जो भारतीय मूल की 59 वर्ष की एक नर्स हैं काला नारायण स्वामी, इन्होंने सिंगापुर में कोरोना पैंडेमिक के द्वारा काफ़ी अच्छी गतिविधियाँ की, काफ़ी गंभीर रूप से इससे लड़ने में हेल्प किया है, जिसके बाद इनको सिंगापुर में प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है। तो ये काफ़ी भारत के लिए गौरव का विषय है, ये बात बताई गई। इनका नाम है काला नारायण स्वामी, ये 59 वर्ष की इंडियन ओरिजिन की महिला है जो सिंगापुर में प्रेसिडेंट अवार्ड पाई हैं। अब एक न्यूज़ एक इंटरव्यू छपा हुआ है जो एंड्रयू पोलार्ड है, जिन्होंने ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन बनाने में जो हेड के रूप में काम किया है, ये बता रहे हैं इसमें। ये सारी चीज़ें तो उतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इंडिया स्पेसिफिक जो है इस इंटरव्यू हम देख लेते हैं। इसमें उन्होंने बताया है कि इंडिया में इतनी पॉपुलेशन, संभावना ऐसी है कि 2021 के स्टार्टिंग में इंडिया सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड पेशेंट्स वाला देश हो जाएगा। तो ऐसे में जब वैक्सीन बन जाती है तो केवल ये नहीं इसके लिए चैलेंज होगा कि कैसे इतने बड़े स्तर पर वैक्सीन को मतलब प्रोडक्ट किया जाए, मैन्युफैक्चर किया जाए, उसके अलावा ये भी एक चैलेंज होगा कि कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए। तो इसके लिए रोबस्ट मैकेनिज्म होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च किया जाए और जल्दी से जल्दी सभी लोगों तक वैक्सीन की पहुंचाई जाए। ये बात बताया है इन्होंने, एंड्रयू पोलार्ड इनका नाम है। ये ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन ग्रुप जो है उसके चीफ हैं, जो अभी ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन ग्रुप का फर्स्ट ट्रायल आया था, हमने बात भी की थी कल। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक सेक्टर से। त्यागी कॉल्स फॉर यूनिफाइड बॉन्ड मार्केट मूव्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन डीमैट। तो जो आपके हैं अजय त्यागी हैं, सेबी के चीफ हैं। सेबी क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो आपका कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है। कैपिटल मार्केट क्या होता है? जो भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, ये 1 वर्ष से ज़्यादा का जो लोन लेती हैं, तो उनके लिए जो भी रेगुलेटर काम करता है, ये सेबी है। तो सेबी के चेयरमैन हैं अभी अजय त्यागी। तो इन्होंने बताया है आर्थिक सुधारों के क्रम में कि जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं इनको एकीकृत कर दिया जाए। इसका मतलब क्या है कि जैसे जो कैपिटल मार्केट्स वगैरह हैं, सभी जो प्राइवेट कंपनियां हैं, ये सब चीज़ें, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ये सब चीज़ें मतलब अलग अपना इनका ऋण उठाती हैं, अलग पैसा मार्केट से लेती हैं, जबकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो डिक्लेयर होती है उनका प्रोसीजर पूरा अलग है। तो ऐसे में इन दोनों को एक कर दिया जाए तो इससे ज़्यादा मतलब जो डुअल रोल होता है गवर्नमेंट का, इससे बच जाएंगे। ये एक कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, आत्मनिर्भर भारत रोल ऑफ कैपिटल मार्केट, जिनमें इन्होंने ये काफ़ी अच्छा सुझाव दिया है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं? जैसे गवर्नमेंट जो होती है हमारी, उसको भी पैसे की आवश्यकता होती है, तो वो एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करती है। ये एक पेपर के जैसा ही होता है जिसमें गवर्नमेंट लिखी होती है कि मैं धारक को इतना रुपये इतने समय पर अदा करने का वादा करती हूँ। उसके बजाय जैसे धारक मान लीजिए 100 रुपये का गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करेगी, तो वो 95 रुपये किसी से लेगी और एक टाइम के बाद 100 रुपये उसको वापस करेगी। तो इससे जो इन्वेस्टर रहेगा उसको भी 5 रुपये का फ़ायदा होगा। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपकी नॉर्मल कैपिटल मार्केट में नहीं इशू होती है, यानी सेबी के अंतर्गत नहीं आती है। तो इन्होंने बताया है कि जो भी आपकी कैपिटल मार्केट है सबको एकीकृत कर दिया है। इससे जो डुअल रोल है ये घटेगा। और एक जो अच्छा सुझाव दिया है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है जो अभी कन्वेंशनली पेपर के रूप में इशू की जाती है, इनको डीमैट फॉर्म में इशू किया जाए। डीमैट फॉर्म क्या होता है? यानी डीमैटेरियलाइज फॉर्म में, यानी डिजिटल माध्यम पे इशू किया जाए। इससे क्या होगा? जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स होंगे, जो पहली बार कोई किसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं ये एश्योर्ड सिक्योरिटीज़ होती है, इसमें जीरो रिस्क होता है। तो ये नए इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, उनकी हिम्मत बढ़ाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए। अगली न्यूज़ आर्टिकल, ई प्लेटफॉर्म्स मस्ट बी सेंसिटिव टू डिफेंस प्राइवेसी कंसर्न। तो जो G20 डिजिटल इकोनॉमी की एक मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही थी वर्चुअली, तो उसमें जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं और IT एंड टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, उन्होंने जो 59 चाइनीज़ एप्लीकेशंस को बैन किया गया है उसके संबंध में बोलते हुए कहा है कि जो भी ई प्लेटफॉर्म्स यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको किसी भी देश की रक्षा, सुरक्षा और प्राइवेसी के लिए मतलब गंभीर रूप से उनको मतलब ध्यान देना चाहिए, किसी भी देश की रक्षा का और प्राइवेसी का ध्यान देना चाहिए। इन्होंने आरोप लगाया एक तरह से इनडायरेक्टली, जो टिकटॉक, MI वीडियो, क्लब फैक्ट्री जैसे एप्लीकेशंस हैं, ये चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ डाटा शेयर करते हैं। तो ये बात इन्होंने बताई है। अब हम एक चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। मधुबनी आर्टिस्ट टर्न्स मास्क मैन ऑफ बिहार। तो जो है रेमंत कुमार मिश्रा एक बिहार के मधुबनी आर्टिस्ट हैं जो मास्क पे मधुबनी पेंटिंग्स बना के मास्क को काफ़ी अट्रैक्टिव बना रहे हैं और इससे जो कला है बिहार की उसको भी पुनर्जीवित कर रहे हैं। तो हम देखेंगे मधुबनी क्या है। मधुबनी एक चीज़ जो है पेंटिंग की स्टाइल है जो बिहार में काफ़ी पॉपुलर होती है। इसमें जो लोकल जानवर जैसे पक्षी, पशु पक्षियों के चित्र बनाए जाते हैं नेचुरल कलर्स के माध्यम से। तो अभी जो मास्क हैं उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसमें मधुबनी की पेंटिंग्स भी बना रहे हैं। तो ये हमने देखा मधुबनी पेंटिंग्स बिहार से रिलेटेड है। अब हम चलते हैं आज के संबंधी जो भी
भी प्रश्न है आज के न्यूज़पेपर संबंधी। प्रश्न हमारे कुछ इस प्रकार हैं। दिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये सॉरी, इसका जो आप ऑप्शन चेंज कर लीजिए। ऑप्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऑप्शन आपका है असम, अरुणाचल प्रदेश, और आपका तीसरा असम सिक्किम, चौथा ऑप्शन है आपका मेघालय। तो इनका आपको जवाब बताना है। असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, इनको आपको ऑप्शंस बताना है जवाब। अगला प्रश्न है, मधुबनी किस राज्य की प्रसिद्ध कला है? महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। लोनार झील के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? हाल ही में इसका पानी गुलाबी हो गया। यह महाराष्ट्र में स्थित एक क्रेटर झील है। यह एक जियो हेरिटेज साइट है। केवल एक व दो, दो व तीन, उपयुक्त सभी। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारी आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन। थैंक यू।